अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि हम फर्डिनेंड डी सॉसियो की बेटा जो कंट्रीब्यूशंस हैं लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स में उनको डिस्कस कर रहे थे। तो टुडे इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस कंट्रीब्यूशंस विच इज़ लैंग एंड पेरोल। You should be at page number 31 and this is the end of it. The heading is Lang and Parole. तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम, फिर इसको डिस्कस करते हैं। So, the major contribution of Ferdinand de Saussure to linguistics can be summed up as providing the basic groundwork of fundamental concepts, his definition of the linguistic sign, जो कि हमने पीछे पढ़ा है, his explanation of the distinction between concrete and abstract linguistic units, distinction between descriptive and historical, स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड सो ऑन। ये सो ऑन तक काफ़ी है। अगला जो है कि ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस से लेके अप्रोच तक, इसको काट दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ख़ास। आगे हम चलेंगे। ये जो लाइन एक लिखी हुई है उसको पढ़ते हैं ला लैंग से पहले कि डी सॉसियो पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ला लैंग, ला पेरोल एंड ला लैंगिग। तो ला लैंगिग जो है वो हम पहले देखते हैं कि ये क्या है। तो ली लैंगिग डिनोट्स अ होस्ट ऑफ हेट्रोजीनियस ट्रेट्स दैट अ स्पीकर पोजेसेस। तो हेट्रोजीनियस होता है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिल के बना हो, कि कई मुख्तलिफ़ किस्म की खसूसियात हैं जो डिनोट करता है, यानी कि ली लैंगिग से मुराद कई तरह की खसूसियात हैं जो कि इसके अंदर पाई जाती हैं, जो कि एक स्पीकर यानी कि द वन हु कैन स्पीक द लैंग्वेज, दैट कैन बी एनी अदर लैंग्वेज बट वी आर कंसर्न हियर इंग्लिश। बट ये लैंग्वेज इन जनरल है कि हर बंदे के पास मुख्तलिफ़ तरह की ट्रेट्स या क्वालिटीज़ होती हैं जो कि लैंग्वेज किसी का भी स्पीकर हो, such as his ability to produce speech acquired through heredity, जैसे कि उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी विरासत से जो लैंग्वेज है उसको एक्वायर करता है, यानी कि विरासती तौर पर उससे लैंग्वेज जो है वो मुंतकिल की जाती है, यानी कि वालदा की तरफ से और फैमिली के दूसरे मेंबर्स की तरफ से। is inherent ability to speak and the external factors that trigger and stimulate speech। देखें, इनहेरेंट एबिलिटी ये है कि ही हैज़ गॉट ऑल द ऑर्गन्स विच आर नेसेसरी फॉर अ स्पीच, के हमारे मुंह में वो ऑर्गन्स मौजूद हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वी कैन स्पीक। और एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑब्वियसली यानी दूसरे हमारे सामने लैंग्वेज को एक्सपोज करेंगे, हमारे सामने लैंग्वेज को बोलेंगे, तो तभी ये मुमकिन होगा कि हम लैंग्वेज को सीख पाएंगे। यानी कि ये दोनों चीज़ें हैं कि फर्स्ट वी शुड नीड टू बी फिज़िकली फ़िट फॉर द स्पीकिंग ऑफ अ लैंग्वेज। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि जिन्हें प्रॉब्लम होती है, जो फिज़िकली इम्पेयर्ड होते हैं, दे आर नॉट एबल टू स्पीक लाइक अस। तो उसके अलावा आम जो तंदुरुस्त सेहतमंद इंसान होता है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ज़ुबान को सीख सकता है, बोल सकता है। और ऑब्वियसली ये हम पहले बात करते आए हैं कि ये लैंग्वेज अगर हम सीखेंगे नहीं, अगर बच्चे को बचपन में सिखाया नहीं जाएगा तो लैंग्वेज उससे नहीं आएगी। It encompasses such factors as physical, physiological and psychological, यानी फिज़िकली उसे फिट होना चाहिए, फिज़ोलॉजिकली यानी उसके जो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो वर्किंग ऑर्डर में होने चाहिए, और साइकोलॉजिकली ऑब्वियसली ब्रेन क्योंकि हर चीज़ को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, तो नेचुरली वो लैंग्वेज को भी कंट्रोल करता है। तो साइकोलॉजिकली हमें फ़िट होना चाहिए कि ऐसी कोई दिमागी प्रॉब्लम ना हो कि जिसकी वजह से हमें लैंग्वेज को सुनने में, बोलने में प्रॉब्लम आए कुछ। तो फिज़िकली, फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली ये फैक्टर्स हैं जो कि पाए जाते हैं। अगर वो दुरुस्त हों तो देन वी आर एबल टू मेक अ स्पीच और वी आर एबल टू कन्वर्स। स्पीच ऑक्युपाइज अ लेस इम्पॉर्टेंट प्लेस इन ला लैंग्वेज। The latter is therefore the greater interest to the
एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड द बायोलॉजिस्ट। तो ला लैंग जो है ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सॉरी, ला लैंगिक जो अभी हम पढ़ रहे थे, ये एंथ्रोपोलॉजी वाले इसको ज़्यादा पढ़ते हैं, या जो बायोलॉजिस्ट होते हैं कि ये कैसे सब सिस्टम चल रहा है इंसान का, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। हम असल में जो पढ़ते हैं, जो हमारा कंसर्न है वो लैंग और पैरोल है जो कि आगे आ रहा है। तो लैंग क्या है इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। ये ली लैंगिक जो भी हमने पढ़ा है ये इनका मजमूआ है, यानी कि वो इंसान के अंदर वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे कि फ़िज़िकली इसको आप कर लेना, ये अंडरलाइन के फ़िज़िकल, फिज़ियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो ये इंसान के अंदर जो विरासती तौर पे होती है एक एबिलिटी कि ही कैन स्पीक और शी कैन स्पीक, ये उसके बारे में है। लेकिन जो असल हमारी डिस्कशन है वो लैंग और पैरोल पे है जो कि आगे आ रहे हैं। तो इनके अंदर आपको, यानी कि इनमें डिफरेंस क्या है इसका आपको इल्म होना चाहिए। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो आप अगर ये वाला इंट्रोडक्शन भी छोड़ देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये ली लैंग गेग क्या है। अगर पढ़ लेते हैं तो अच्छा है, चलें आपके नॉलेज के स्टोर हाउस में इजाफा ही होगा बेटा। लेकिन अब जो हमारे टॉपिक्स हैं जिन पे पेपर में काफ़ी दफ़ा सवाल भी आया हुआ है कि लैंग और पैरोल क्या होते हैं, तो ये भी दूसरों की तरह ये रिलेशनशिप्स हैं जैसे हमने 3 पहले पढ़े। तो ला लैंग, इसको हम देखते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ पेज नंबर 32। La lang is more directly indicative of ability to produce speech, a kind of institutionalized element of the community's collective consciousness. कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जो टर्म है ये कार्ल यूंग ने इस्तेमाल की थी पहली दफ़ा, कि हम सब के अंदर ज़ुबान का, लैंग्वेज का कोई ना कोई जो डाटा है वो मौजूद है पहले से ही, और वो पूरी कम्युनिटी के अंदर होता है। लेकिन इसमें आप देखें ना कि द लैंग्वेज मस्ट बी वन, यानी कि यू आर लिविंग इन ए कम्युनिटी, देयर शुड बी वन लैंग्वेज विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय द सोसाइटी और बाय दैट कम्युनिटी। यानी हर इंसान के जहन में लैंग्वेज के बारे में जो एक अंडरस्टैंडिंग और उसका जो ज़ख़ीरा पाया जाता है उसको हम ला लैंग कहते हैं या लैंग कहते हैं। यानी हर इंसान के जहन में लैंग्वेज का जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसे उसने कहा है कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एलिमेंट होता है ऑफ द कम्युनिटीज़ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, के शौरी तौर पर हमारे अंदर एक ज़ख़ीरा लैंग्वेज का पाया जाता है। ज़ाहिर वो सोसाइटी से ही आता है, लेकिन वो हमारे सब के अंदर मौजूद होता है जो कि एक लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। तो एवरी मेंबर ऑफ द कम्युनिटी शेयर्स इट एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड ईच अदर। देखना है कि बोलने वाले जो लोग होंगे वो आसानी से एक दूसरे को समझ लेते हैं, क्योंकि सभी को कॉन्शियसली वो वाली लैंग्वेज आती होती है। थ्रू लैंग दे शेयर द कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीच, यानी कि जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्पीच की, वो हर किसी के जहन में एक जैसी होती हैं। यानी कि लैंग्वेज का जो पूरा रेपर्टोयर है या ज़ख़ीरा है वो हर इंसान के अंदर पाया जाता है। अगली लाइन काट दें कि इफ़ वन टुक अवे से लेकर रिमेन तक आगे चलते हैं। इस लाइन को काट दें, ये ज़रूरत नहीं है। लैंग बाय डेफिनेशन इज स्टेबल एंड सिस्टमेटिक सोसाइटी conveys the regularities of lang to the child so that he becomes able to function as a member of the speech community। तो देखें जैसे कि इसकी डेफिनेशन से है कि ये स्टेबल होता है, सिस्टमेटिक होता है, कि हम प्रॉपर एक ऑर्डर में, यानी कि सिस्टमेटिक ऐसे ही है ना कि SVO यानी कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, यानी वो ग्रामर अपनी जो भी होती है बोली जो हम सिखाते हैं उसके मुताबिक वो पूरे सिस्टम को हम उसे सिखाते हैं। और सोसाइटी ये जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं लैंग के, वो चाइल्ड को आगे डिलीवर करती है ताकि वो भी उनकी तरह एक एक्टिव मेंबर की तरह स्पीच को यूज़ कर सके। तो देखें ये अभी तक जो हमने पढ़ा है तो लैंग है जो हर इंसान के पास लैंग्वेज की एबिलिटी होती है, उसके दिमाग में ये सारी फंक्शनिंग होती है।
तो वो यही होता है कि जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसको वो सिस्टमेटिकली लैंग्वेज को सिखाया जाता है ताकि वो बच्चा उस सोसाइटी का एक मेंबर बन सके, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है और हर इंसान बड़ा टची होता है इस मामले में कि वो उसको लैंग्वेज आनी चाहिए, जो उसकी मदर लैंग्वेज है वो प्रॉपरली उसे उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो और उसे उसका यूज़ भी आता। तो ला लैंग इज़ अ कलेक्टिव पैटर्न विच एग्जिस्ट एज अ सम ऑफ इम्प्रेशंस डिपॉजिटेड इन द ब्रेन ऑफ ईच इंडिविजुअल। तो सम होता है मजमूआ, ये इम्प्रेशन ज़ाहिर हैं कि वो कई तरह के इम्प्रेशन होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के वर्ड्स होते हैं और उनके साथ हमारी फीलिंग्स या इम्प्रेशंस अटैच होते हैं। तो वो डिपॉजिट किए जाते हैं हर इंडिविजुअल के ब्रेन में। जब वो बच्चा होता है तब से हम इसे लैंग्वेज सिखाना शुरू कर देते हैं। लाइक अ डिक्शनरी ऑफ ईच आइडेंटिकल कॉपीज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच इंडिविजुअल। देखें ये ऐसे ही है कि हम कहें जी ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है वो बड़ी अच्छी है और रिलायबल है, तो हम सब के पास वो होनी चाहिए एक ही, और उसका एडिशन हो, यानी वो कह रहे हैं ना आइडेंटिकल कॉपीज़ हो, तो सबके पास वो मौजूद हो। तो ये ऐसे है कि हर बंदे के अंदर, जिस तरह हम में से जिन लोगों की मादरी ज़ुबान पंजाबी है, वो सब के अंदर वो ज़ख़ीरा अल्फाज कि हमने कैसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, हमारे क्या इम्प्रेशंस होते हैं, वो सब कुछ उसमें मौजूद होता है, जो कि बचपन में ही बच्चे को सिखा दिया जाता है। ऐसे ही कोई भी हो लैंग्वेज तो उसके साथ यही केस है। तो वो ये कहता है कि ऐसी है जैसे डिक्शनरी होती है, सबको बांट दी गई हो और वो सभी एक जैसी हो, यानी कि जो हमारे जहन में वर्ड्स होते हैं वो तो जो फ़र्ज़ करें हम पंजाबी कहते हैं या इंग्लिश कहते हैं तो वो तो सभी के पास सेम ही होते हैं। कि हमें पता होता है कि ये कौन कौन से वर्ड्स हैं जो किन किन सिचुएशंस में हमने यूज़ करने हैं और किस एक्सप्रेशन के साथ करने हैं। तो ये सब में सिमिलर होता है। इट एग्जिस्ट इन ईच इंडिविजुअल येट इट इज़ कॉमन टू ऑल। कि ये हर इंडिविजुअल में होता है लेकिन ये कॉमन टू ऑल क्या है कि उन, यानी कि एक जगह पे कम्युनिटी जो भी बोली बोल रही है वो बंदे तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो उनके अंदर जो ये रेpertoire है या ये जो डिक्शनरी लाइक डाटा है जो कि उनमें पाया जाता है, जिसमें वो वर्ड्स आ जाते हैं, सारे रूल्स आ जाते हैं लैंग्वेज के। तो वो उसने मिसाल ये दी है कि जैसे एक डिक्शनरी हो और उसकी एक जैसी ही एडिशन या कॉपी सब के पास हो। तो ऑब्वियसली हम ये बात कर रहे हैं कि ये ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो एक ही स्पीच कम्युनिटी हो, यानी कि दे आर स्पीकिंग वन एंड द सिमिलर लैंग्वेज। La Lang is a repository of signs which each speaker has received from the other speakers of the community। तो ज़ाहिर है ये एक साइंस की एक मजमुआ है जो कि हर उस लैंग्वेज का स्पीकर दूसरे से सीखता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चे जो हैं अपनी मदर से लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं और उसके बाद वो जब सोसाइटी में भी जाते हैं, मतलब स्कूल जाते हैं या उनकी सोशल लाइफ बढ़ती है तो उससे भी वो सीखते हैं। इट इज़ पैसिव कि यानी कि वो एक्टिव नहीं होता कि हमारे पास जितने अल्फाज मौजूद होते हैं या जितना ज़ख़ीरा मौजूद है हम सब तो नहीं उसे इस्तेमाल कर रहे होते, इसलिए ये पैसिव होता है। इट इज़ अवेलेबल बट वी इट्स नॉट ऑल दैट एक्टिव दैट वी डू नॉट यूज़ एवरीथिंग आउट ऑफ इट, वी ओनली यूज़ दोज थिंग्स विच आर नेसेसरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज़ अ सेट ऑफ कन्वेंशंस रिसीव्ड बाय अस ऑल। के ये सेट ऑफ कन्वेंशंस है जो हम सब के पास होता है, रेडी मेड फ्रॉम द कम्युनिटी। ये बना बनाया हमें मिल जाता है कि इसकी हमें कोई कंट्रीब्यूशन या कोई वो नहीं करनी पड़ती एफर्ट के। वो रूल्स और वो जो वर्ड्स हैं किसी लैंग्वेज के वो ऑलरेडी ही सोसाइटी में यूज़ हो रहे होते हैं, बस हमें वो सिखा दिए जाते हैं बचपन से ही और फिर हमें पता होता है कि हमने कौन से वर्ड्स किस सूरत हाल या किस सिचुएशन में यूज़ करने हैं। तो ये लैंग जो है ये बेटा यानी कि वो अल्फाज का और ग्रामर रूल्स का, इन सब चीज़ों का मजमूआ है जो कि एक बोली बोलने वाले सभी इंडिविजुअल्स के ब्रेन में मौजूद होता है। तो लैंग ये है कि ये पैसिव इसीलिए है कि ये हमारे दिमाग के अंदर मौजूद है, इस सारे को हम ना इस्तेमाल करते हैं ना कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा ला पैरोल, जिसे पैरोल भी कहते हैं। तो लैंग के बाद पैरोल है।
By contrast, la parole is active and denotes the actual speech act of the individual. अब ये वो है कि आपके पास ज़ख़ीरा तो मौजूद है, जिसे हमने कहा लैंग। पैरोल ये है कि वो जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आपको इतनी लैंग्वेज आती है, उनमें से क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप एक्चुअली बोलते वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पीच एक्ट ये होता है ना कि आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये एक्टिव है। बाय कंट्रास्ट ला पेरोल इज़ एक्टिव, यानी कि ये वो है जो हम एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं। कई कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन हम कई कई महीनों तक भी उन्हें यूज़ नहीं करते। तो पेरोल वो है कि वो वर्ड्स जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसका उल्ट हो गया, ये एक्टिव है। एंड डिनोट्स द एक्चुअल स्पीच एक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, और इससे मुराद होता है कि एक शख्स एक्चुअली किस तरह से बातें कर रहा है या किस तरह के वर्ड्स और वोकैबुलरी को यूज़ कर रहा है। वी कैन बेटर अंडरस्टैंड इट बाय कंसिडरिंग ईच एक्ट ऑफ स्पीकिंग एज अ यूनिक इवेंट। जब भी हम बोलते हैं वो एक यूनिक इवेंट होता है, यानी कि ऑल द टाइम वी आर यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। It is unique because it reflects the unstable, changeable relationship between the languages, the precise contextual elements triggering particular utterances and personal factors. ज़ाहिर है इसमें हम कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से पर्टिकुलर जो होती है सिचुएशन, उसमें अपने बातों को या अपने अल्फाज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये चेंजेबल है। ज़ाहिर है कि एक ही सूरत हाल में हम मुख्तलिफ वर्ड्स को या मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम वही चीज़ें बार बार उसी तरह फ़िक्रे बोल लें या उन्हीं अल्फाज का चुनाव करें। Thus, each particular speech act is characterized by the personality, nature, and several other external forces governing both the production and reception of speech act. तो स्पीच एक्ट में ये जो अवामल हैं ये असरअंदाज होते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी यानी कि शख्सियत कैसी है, हमारी नेचर यानी साइकोलॉजी कैसी है, और दूसरे कई एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो कि स्पीच की प्रोडक्शन यानी कि बोलने और रिसेप्शन है समझने में मौजूद होती हैं, उस पर असरअंदाज होती हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे स्पीच एक्ट पे उस वक्त बोलते वक्त इस्तेमाल होते हैं। ये देखें, देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ दैट इज़ there is a great deal that is particular individual personal and idiosyncratic about la parole as opposed to la lang। कि देखें इसमें वो इंडिविजुअल हमारा आ जाता है ना कि ये पर्सनल है, कि पैरोल में ये है कि सबके पास एक लैंग्वेज आती है, और पैरोल ये है कि वो पर्सनली आप उनमें से क्या यूज़ कर रहे हैं। तो हर बंदे का जो स्टाइल होता है बोलने का, चाहे वो प्रोनंसिएशन हो, चाहे अल्फाज का इंतखाब हो, वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो कहता है कि अबाउट ला पेरोल एज अपोज टू ला लैंग विच एम्फसाइजेस स्पीच एज द कॉमन एक्ट ऑफ बिहेवियर, गिवन दैट देयर इज़ अ गुड डील दैट इज़ इडियोसिंक्रेटिक और नॉट फुली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, पेरोल कैन नॉट बी स्टेबल एंड सिस्टमेटिक। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हर दफ़ा एक ही जैसे अल्फाज बोलें? तो ये ना उस तरह स्टेबल है और ना ही सिस्टमेटिक है। यानी हर दफ़ा कोई एक सूरत हाल भी हो तो हर दफ़ा हम मुख्तलिफ़ तरह के जुमले और मुख्तलिफ़ तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। पेरोल गिव्स द डाटा फ्राम विच स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग आर मेड। पेरोल इज़ नॉट कलेक्टिव बट इंडिविजुअल। देखिए, हमने पढ़ा था कि वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में मौजूद होता है कि हर बंदे के अंदर शौरी तौर पर एक लैंग्वेज का डाटा मौजूद होता है, लेकिन ये ज़ाहिर है ये कलेक्टिव नहीं इंडिविजुअल है कि डाटा तो मौजूद है, जब उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हर बंदे का डिफरेंट होता है। तो अगला पैरा जो है ये जो फ्रांसिस पी डेनिन से हो रहा है शुरू, आप करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो इसे लीव आउट कर दें। पहले ही काफ़ी इसमें चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। यानी कि बेसिकली आपको पता होना चाहिए लैंग क्या है। तो लैंग एक कलेक्टिव जो नॉलेज होता है हमारे दिमाग के अंदर मौजूद होता है, उसको लैंग कहते हैं। और पैरोल होता है कि हम वो नॉलेज लैंग्वेज की वो जो डाटा है जो कि हम यूज़ एक्चुअली कर रहे होते हैं बोलते वक्त। तो ये जो टेबल आ गया बेटा, इसको हम ज़रा देख लेते हैं कि
The main points of distinction between La Lang and La Perrole can be summed up as follows. तो ला लैंग क्या है, ये हमने पहले पढ़ा कि इट्स स्टेबल एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, कि ये स्टेबल होता है क्योंकि हर जगह हर बंदे के अंदर ये एक जैसा होता है, और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है कि ये सोसाइटी हमें एक इंस्टीट्यूशन की तरह हमें सिखाती है। जो पैरोल है इट्स मोबाइल एंड पर्सनल, मोबाइल आप समझते मुतहर्रक होता है, और ये पर्सनल ये इनफरादी होता है। ये हमने पहले पढ़ा कि इट इज़ पैसिव, जो लैंग होता है इट इज़ पैसिव, और जो पैरोल है इट इज़ एक्टिव। फिर लैंग क्या है, इट इज़ अ सोशल फैक्ट एंड जनरल फॉर द कम्युनिटी, कि ये एक सोशल एक हकीकत होती है, ये जो लैंग्वेज होती है उस कम्युनिटी की, तो ये एक सोशल फैक्ट होता है और ये सब के लिए एक जैसा होता है। जबकि पैरोल जो है इट इज़ इंडिविजुअल एंड इडियोसिंक्रेटिक। फिर लैंग को देखें कि इट कंटेन्स द नेगेटिव लिमिट्स ऑन व्हाट अ स्पीकर मस्ट से, और जबकि ये है कि इट डज़ नॉट पुट एनी सच लिमिट्स, कि उसमें हमें रूल सिखाए जाते हैं ना, तो बताया जाता है कि आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है, ये नहीं करनी, जुमले को ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना, नेगेटिव बनाना है तो कैसे करना है। तो लेकिन जो पैरोल होता है उसमें ऐसी कोई नहीं होती, हमारा जैसे दिल करता है हम बोल लेते हैं। तो आगे देखें लैंग क्या है, कि इट इज़ अ सम ऑफ प्रॉपर्टीज शेयर्ड बाय ऑल स्पीकर्स ऑफ अ कम्युनिटी, कि मजमूआ होता है जो कि हमने पढ़ा कि तमाम जो स्पीकर्स होते हैं उस कम्युनिटी के उनकी जो लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका ये मजमूआ होता है, यानी उसमें सभी ग्रामर और वोकैबुलरी सब चीज़ें आ जाएंगी। इट कंटेन्स इन्फिनिट नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़, यानी कि आपको लैंग्वेज आती है तो आप उससे जितने मर्जी अल्फाज बनाते जाएँ, तो ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे कि आप किस तरह लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। अ साइंटिफिक स्टडी कैन ओनली बी बेस्ड ऑन ला लैंग, यानी इस पर हम साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं कि ये लैंग्वेज है, इसकी ये ग्रामर है, इसकी ऐसे प्रोनाउंसिएशन या फोनोलॉजी होती है। लेकिन पैरोल जो इट इज़ नॉट एमनेबल टू साइंटिफिक स्टडी, क्यों इस पर वो साइंटिफिक स्टडी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऑल द टाइम वी आर चेंजिंग द वर्ड्स एंड सिचुएशंस। आगे ये और करने हो तो कर लें, वरना इतने भी काफ़ी हैं। आगे ये जैसे जैसे है कि इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन, तो दूसरा जो है वो कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशन है, और ये फिर आ गया कि ये कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी कि वो पर्सनल है। फिर देखें कि इट इज़ अ सेट ऑफ कन्वेंशंस एंड हैबिट्स हैंडेड डाउन टू नेक्स्ट जनरेशन रेडीमेड, के बनी बनाई हमें वो कन्वेंशंस यानी कि रवायात और आदतें मिल जाती हैं। दूसरा क्या है पैरोल, कि इट इज़ डाइवर्स एंड वेरीगेटेड, तो ये वेरीगेटेड क्या होता है कि ये डिफरेंट होता है। इट इज़ लैंग्वेज इट इज़ लैंग्वेज एज अ स्पीकर इज़ एक्सपेक्टेड टू यूज़, के देखें ये ग्रामर आती है, उसके रूल्स आते हैं, तो हम समझते हैं कि एक बंदे को इस तरह बोलना चाहिए। जबकि इट इज़ लैंग्वेज इन एक्चुअल यूज़, तो जैसे हम बोलेंगे वो एक्चुअल यूज़ तो वही होगा। यानी किताबों वाली आपने देखा होगा वो इंग्लिश डिफरेंट होती है, जो ग्रामर हमें सिखाई जाती है, और एक्चुअली जो हम बोल रहे होते हैं वो डिफरेंट होता है। तो फिर देखें इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू सोशल एंड इंडिविजुअल प्रेशर, कि ये ग्रामर के रूल्स तो वही रहते हैं सोसाइटी में जो भी चेंज आए, लेकिन ये जो ज़ाहिर है कि हमने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, तो इसीलिए इट इज़ ससेप्टेबल टू सोशल एंड अदर प्रेशर। और फिर देखें लैंग्वेज जो होती है उसके जो रूल्स होते हैं, ग्रामर होती है, वो इट इज़ फिक्स्ड, यानी ये लैंग की बात कर रहे हैं। और दूसरा फ्री है कि जब हम बोलते हैं तो हम ग्रामर रूल्स की या जो सोशल जो कन्वेंशंस होती हैं उनकी ख़ास परवाह नहीं कर रहे होते। और लास्ट देखें कि इट इज़ अ पोटेंशियल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, कि ये वो पोटेंशियल है यानी कि छुपी हुई ताकत है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और इट इज़ एन एक्चुअलाइज्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, और ये हकीकी हालत होती है। तो आखिर में इस तरह आप समझ लें कि हमारे पास एक बहुत बड़ी अलमारी है, उसमें बहुत से कपड़े हमारे ड्रेसेस पड़े हुए हैं, तो ये लैंग है, और उसमें से अब हम कौन से यूज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ मौके पे, वो हमारी पैरोल हो जाएगा। तो ये वो कंट्रीब्यूशन है जो कि इसने की, कि द कंट्रीब्यूशन सॉसियर हैड ऑन लैंग्वेज वाज रेवोल्यूशनरी, हिज वर्क हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस on many aspects of linguistics. Lastly, the following statement from Benveniste
will reflect his contribution, a forerunner in doctrines which in the, ये पास्ट है, पोस्ट लिखा हुआ है, इसको पास्ट कर लें, पास्ट 50 years हैव ट्रांसफॉर्म द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि पिछले 50 सालों में जब ये इसने बात की, या पिछले 100 सालों में अभी हम कह सकते हैं, तो हर चीज़ पे इसका इन्फ्लुएंस रहा है. ही हैज़ ओपन एन अनफर्गेटेबल वीस्टास होता है बड़ा रास्ता कोई, ऑन द हाइस्ट एंड मिस्टीरियस फैकल्टी ऑफ मैन, यानी कि ये जो पुरअसरार हमारे पास एक फैकल्टी है, यानी ये ताकत है जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं. ही हैज़ contributed to the advent of formal thought in the sciences of society and culture and to the founding of a general semiology. तो देयर इज़ नो सिंगल जनरल थ्योरी विच डजंट मेंशन हिज नेम, यानी कि उसने उसका जितनी थ्योरीज आई हैं उसमें उसका उतना नाम नहीं आता, लेकिन ये सारा सेहरा उसी के सर ही जाता है. तो ये बेटा हमारा फर्डिनेंड डिसॉसियो पे जो मेजर कॉन्सेप्ट थे ये ख़त्म हुए. तो इन चारों को आप पढ़ें, जानें, समझें,